दोस्तों, अगर आप लोग भी किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से भी हर महीना पीएफ कटता है, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो हर पीएफ मेंबर को पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कंपनी की तरफ से जो 12% पीएफ जमा किया जाता है, वो पूरी तरह से उनके पीएफ अकाउंट में जाता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अगर आपको ये बात आज तक नहीं पता था तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपकी सैलरी और पीएफ का पूरा हिसाब किताब बिल्कुल आसान तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि हर पीएफ मेंबर को पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप एक बात समझ लीजिए कि हर महीने आपकी बेसिक सैलरी और डीए का 12% पीएफ काटा जाता है। उतना ही यानी कि 12% कंपनी के द्वारा भी योगदान दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन शुरू होता है। आपके सैलरी से जो 12% पीएफ कटता है वो पूरी तरह से आपके पीएफ अकाउंट में दिया जाता है, लेकिन कंपनी के 12% का योगदान पूरी तरह से पीएफ में नहीं जाता है। दोस्तों, कंपनी के योगदान में से 3.67% ईपीएफ में जाता है, जिस पर आपको हर साल ईपीएफओ के द्वारा जो ब्याज तय किया गया है वो ब्याज भी मिलता है। जबकि दोस्तों 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जमा किया जाता है। यही वजह है कि जब आप अपना पीएफ पासबुक चेक करते हैं तो वहां पे आपको कंपनी का पूरा 12% हिस्सा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे आपको दो अलग अलग कॉलम दिखाई देंगे, जिसमें 3.67% दिखाई देगा और एक 8.33% देगा। इन्हीं हिस्सों में जो है ये पैसा बढ़ जाता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे तो ऐसा क्या है, ईपीएस का पैसा भी तो हमारा ही पैसा है। तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, ये पैसा आपका ही है, लेकिन इसका नियम ईपीएफ के नियम से बिल्कुल अलग है। देखिए दोस्तों, ईपीएफ का पैसा जो है वो समय पड़ने पर आप विड्रॉवल भी कर सकते हैं, और वो अगर आपके पीएफ अकाउंट में रहता है तो उस पर ब्याज भी मिलता है। लेकिन ईपीएस में जो पैसा जमा होता है उस राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। ये पेंशन स्कीम का हिस्सा होता है और इसके नियम भी बिल्कुल अलग होते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए ध्यान से। ईपीएस में जो गणना होता है पेंशन के पैसे का, वो पूरी सैलरी पे नहीं होता है। अभी लागू नियम के अनुसार ईपीएस के लिए वेतन सीमा जो है वो 15,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है। यानी कि बेस सेलिंग लिमिट जो है 15,000 रुपये है। और अब इस पे बात चल रहा है कि भविष्य में इसको बढ़ाया जा सकता है। कहा गया है कि प्रस्ताव जो है आगे बढ़ाया गया है, तो हो सकता है भविष्य में ये बढ़ जाए। लेकिन अभी फिलहाल में जो है वो 15,000 रुपये बेस सेलिंग लिमिट है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपकी सैलरी, पूरी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए तक भी है, लेकिन आपका जो है ईपीएस में योगदान जो जमा किया जाएगा वो 15,000 रुपये की बेस सेलिंग पे ही किया जाएगा। यानी कि 12% 15,000 का ही जमा किया जाएगा। और एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि पेंशन का पैसा क्या आप विड्रॉवल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका भी एक नियम है कि अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम का है तो आप नौकरी छोड़ चुके हैं तो पेंशन का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 साल या 10 साल से ज़्यादा सर्विस कर लिया है तो पेंशन का पैसा आप विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। वो पैसा जो है आपको मंथली पेंशन के रूप में 58 साल के बाद दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, पुराने नियम के अनुसार आज के टाइम में पेंशन का पैसा निकालना एक तरह से नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि दोस्तों, पेंशन का पैसा विड्रॉवल करने के लिए आपको 3 साल तक बेरोजगार रहना पड़ेगा। और 3 साल के दौरान अगर आपने कहीं ऐसी जगह पे नौकरी कर ली है जहाँ पे पीएफ कटता है और उसने आपका पीएफ जमा कर दिया है आपके अकाउंट में, तो आप पेंशन का पैसा विड्रॉवल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, पेंशन का पैसा एक तरह से लगा लीजिए कि आपकी सर्विस के लिए ही है और पेंशन के रूप में ही दिया जाएगा। 10 साल कंप्लीट होने के बाद आपका पेंशन लागू हो जाएगा। तो पेंशन का पैसा निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया है आज के टाइम में नए नियम के अनुसार। दोस्तों, बात करते हैं कि हमें कितना पेंशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये सिर्फ जो है एक चीज पर निर्भर नहीं करता है। ये आपकी पेंशनेबल सैलरी, पेंशनेबल सर्विस और ईपीएस के नियम पर लागू करता है कि आपको कितना पेंशन दिया जाएगा। हर कर्मचारी को एक तरह का पेंशन नहीं दिया जा सकता है। सबका पेंशन अलग अलग हो सकता है नियम के अनुसार। और दोस्तों, ईपीएस के नियम को इस तरह से बनाया गया है ना कि आपका पेंशन कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। आपकी बेसिक सैलरी इतनी रखी गई है कि उसके हिसाब से आपका पेंशन कट जमा हो रहा है, और जब बेसिक सैलरी के हिसाब से गणना किया जाएगा तो आपका पेंशन हमेशा कम ही रहेगा। इसलिए दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केवल ईपीएस और ईपीएफ के भरोसे मत बैठिए। ईपीएफ और ईपीएस सामाजिक सुरक्षा का हिस्सा है, लेकिन भविष्य में आर्थिक जरूरतों को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए आपको और भी कहीं निवेश करना चाहिए और भी बचत करना चाहिए, बचत की योजना बनाना चाहिए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको ये सलाह नहीं दे रहा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। बाकी मैं आपको बता रहा हूँ बस।
बाकी करना और ना करना आपकी मर्जी। बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव उदाहरण के साथ आप लोगों को बताऊं कि अगर आपकी सैलरी 20,000 है, 30,000 है या 50,000 है या 1 लाख है तो कंपनी में ईपीएफ और ईपीएस में कितना योगदान जाता है, पासबुक में क्या शो होता है और भविष्य में इसका जो है अनुमानित पेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ हमें बताइए कि भविष्य में कैसे कैलकुलेशन करेंगे और हमारी सैलरी इतनी है तो कितना पेंशन मिलेगा। तो मैं उसके ऊपर एक बढ़िया सा सेपरेट वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा वो नए उदाहरण के साथ। अगर दोस्तों आप लोगों को जानकारी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।